जरा सोचिए, एक कर्मचारी जिंदगी भर मेहनत करता है और जब रिटायरमेंट करीब आता है ना, तो फ्यूचर की प्लानिंग के लिए अपना पीएफ अकाउंट चेक करता है। हाँ, वही प्रोविडेंट फंड पोर्टल। बिल्कुल। और सर्विस हिस्ट्री देखते हुए अचानक उसकी स्क्रीन पर एक ऐसी कंपनी का नाम आ जाता है जहां उसने कभी कदम ही नहीं रखा। मतलब एक ऐसी नौकरी जिसका शायद ऑफर लेटर तो मिला था, पर किसी वजह से ज्वाइन कभी नहीं किया। अरे ये तो सच में किसी के लिए भी बहुत बड़ा झटका हो सकता है। वही तो, किसी के लिए भी अपनी खून पसीने की कमाई वाले अकाउंट में एक अनजान नाम देखना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मैं तो सोचकर ही परेशान हो रही हूँ। देखिए, ये स्थिति आमतौर पर बहुत डरावनी होती है। जब बात हमारी गाढ़ी कमाई और लाइफ लॉन्ग सेविंग्स की हो ना, तो सिस्टम में कोई भी अनजान एंटिटी का जुड़ना एक डेंजर सिग्नल है। ये सिर्फ डेटा की एक छोटी सी गड़बड़ी नहीं है। अगर सर्विस हिस्ट्री में ऐसी कोई भी गलत जानकारी रह जाती है, तो रिटायरमेंट के वक्त पीएफ निकालने या पेंशन शुरू करवाने में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। सालों की जमा पूंजी एक टेक्निकल लूप में फंस सकती है। और एग्जैक्टली यही वजह है कि आज के इस डीप डाइव का मुद्दा इतना ज़रूरी है। आज हम 13 अप्रैल 2026 को ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए एक बहुत ही खास सर्कुलर पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ये सर्कुलर काफी लंबा और डिटेल्ड है। बिल्कुल। और ये सर्कुलर इसी परेशानी का एक स्टेप बाय स्टेप समाधान देता है कि अगर किसी के यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ गलत तरीके से कोई मेंबर आईडी लिंक हो गई है, तो उसे डी लिंक कैसे किया जाए। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को डिटेल में समझते हैं। इस सर्कुलर की अहमियत को समझने के लिए ना, पहले हमें ईपीएफओ के इतने बड़े इकोसिस्टम को देखना पड़ेगा। मतलब भारत में करोड़ों कर्मचारी और लाखों कंपनियां इस नेटवर्क में हैं। हाँ, डेटा तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और पास्ट में कई बार क्या होता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों की वजह से या किसी एचआर द्वारा एक्सेल शीट अपलोड करते वक्त डेटा एंट्री की गड़बड़ी हो गई, तो बिना कर्मचारी की जानकारी के एक गलत मेंबर आईडी बन जाती थी। ओह अच्छा, तो बेसिकली एंट्री एरर। हाँ, तो ये नया सर्कुलर सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि एक पूरा मैनुअल है जो ये तय करता है कि किसी रिकॉर्ड को हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से सेफ, ट्रांसपेरेंट और फूल प्रूफ कैसे रहे। मतलब डेटा साफ करने के चक्कर में कोई नया फ्रॉड ना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली। वैसे सिस्टम की सेफ्टी की बात सुनकर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था। जब ये सुविधा अब ऑनलाइन हो गई है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बस पोर्टल पर जाए और गलत नियत से अपनी पुरानी नौकरी का रिकॉर्ड अपनी मर्जी से उड़ा दे? समझ गया। मतलब अगर किसी का अपनी पिछली कंपनी से झगड़ा हो गया हो और वो उसका नाम मिटाना चाहता हो, तो क्या ये इतना आसान है कि बस एक बटन दबाया और हिस्ट्री गायब? देखिए, ये बहुत ही वाजिब चिंता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और सच कहूं तो यही इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा। हाँ, ईपीएफओ ने ये इंश्योर किया है कि कोई भी इसका मिसयूज ना कर सके। सिस्टम के डिजाइन में ही कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट बुनियादी सुरक्षा नियम डाले गए हैं, जिन्हें हम बेसिक वैलिडेशंस कहते हैं। बेसिक वैलिडेशंस, ओके। हाँ, ये एक तरह का डिजिटल पहरेदार है। जब कोई किसी आईडी को डीलिंक करने की कोशिश करता है ना, तो प्रोसेस शुरू होने से पहले ही सिस्टम बैकग्राउंड में 3 बड़ी चीजें चेक करता है। तो एक तरह से सिस्टम पहले खुद ये जज करता है कि क्या वो रिकॉर्ड मिटाए जाने के लायक है भी या नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये 3 चीजें क्या हैं जो एल्गोरिदम सबसे पहले चेक करता है? सबसे पहला और सबसे स्ट्रिक्ट नियम है कट ऑफ डेट का। सिस्टम ये चेक करता है कि उस मेंबर आईडी की ज्वाइनिंग डेट 31 दिसंबर 2016 से पहले की तो नहीं है। वेट, 31 दिसंबर 2016? हाँ, ईपीएफओ ने ये लिमिट सेट की है। अगर ज्वाइनिंग डेट इसके पहले की हुई, तो पोर्टल तुरंत एक एरर मैसेज दिखा देगा, ERR_UNI008। 2016, अगर मैं सही याद कर रही हूँ, तो ये वही दौर था जब यूएन सिस्टम पूरी तरह से अप्लाई होकर मजबूत हो रहा था। हाँ, एग्जैक्टली, वही ट्रांजिशन पीरियड था। तो शायद पुराने डेटाबेस की कॉम्प्लिकेशंस को नए सिस्टम से अलग रखने के लिए ही ये रूल बना होगा। खैर, दूसरा नियम क्या चेक करता है? दूसरा नियम सीधे पैसों के निकलने यानी क्लेम से जुड़ा है। अगर उस गलत आईडी पर पहले से कोई क्लेम पेंडिंग है या पास्ट में कभी सेटल हो चुका है। जैसे किसी ने बीमारी के लिए एडवांस निकाला हो? हाँ, बिल्कुल। चाहे वो थोड़ा सा एडवांस हो या पूरा पैसा निकाला हो, अगर ऐसा कुछ भी है, तो सिस्टम उस आईडी को डीलिंक करने के प्रोसेस को तुरंत ब्लॉक कर देगा। इसका एरर कोड है ERR_UN009। मेक सेंस। और जो तीसरा नियम है ना, वो भी इसी फाइनेंशियल सेफ्टी से जुड़ा हुआ है।
अगर उस आईडी से किसी ने ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाली है जो या तो पेंडिंग है या पहले सेटल हो चुकी है, तो भी वो आईडी किसी हाल में डीलिंक नहीं होगी। और इसका एरर कोड क्या है? इसका एरर कोड है ERR_UN010। इस पूरी अरेंजमेंट के पीछे का लॉजिक तो बहुत क्लियर है। इसको अगर मैं हमारी रोजमर्रा के लाइफ से जोड़ूं तो ये ई-कॉमर्स वेबसाइट पर किसी सामान को रिटर्न करने जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। कैसे भला? मतलब मान लीजिए किसी के घर कोई गलत पार्सल डिलीवर हो गया। अब वो उसे तभी वापस कर सकता है ना जब उसने बॉक्स की सील ना तोड़ी हो। अगर उसने सामान निकाल कर यूज कर लिया तो रिटर्न कैंसिल। सही बात है। तो पीएफ में भी अगर किसी ने पैसे निकाल लिए हैं या ट्रांसफर कर लिए हैं, इसका मतलब उसने उस खाते को यूज कर लिया है। अब सालों बाद वो अचानक ये दावा तो नहीं कर सकता कि अरे ये खाता तो मेरा था ही नहीं। क्या बात है, बहुत ही शानदार और सटीक एग्जाम्पल दिया। और इस पूरी चेकिंग प्रोसेस का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या है? क्या? कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इन शुरुआती 3 रूल्स को चेक करने के लिए ईपीएफओ के किसी ऑफिसर को फिजिकल फाइल्स नहीं पलटनी पड़ती। पोर्टल का एल्गोरिथम खुद पलक झपकते ही डेटाबेस को स्कैन करता है और डिसाइड कर लेता है। अरे वाह! इसका मतलब शुरुआती लेवल पर ही ह्यूमन एरर या करप्शन का चांस 0 हो जाता है। बिल्कुल 0। अच्छा, ये तो बात हो गई बैकग्राउंड में चलने वाले एल्गोरिथम की। लेकिन जब सिस्टम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ ये रिकॉर्ड रिटर्न करने लायक है, तो असल में इस प्रोसेस की शुरुआत कैसे होती है? स्टेप बाय स्टेप किसी को क्या करना होता है? हाँ, तो जब वैलिडेशंस पास हो जाते हैं तब शुरू होता है फेज 1, जिसे मेंबर एक्शन कहा गया है। यहाँ पर कर्मचारी को अपने पोर्टल पर आकर इस करेक्शंस प्रोसेस को इनिशिएट करना होता है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सबसे पहले तो किसी को ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर अपने यूएन और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, लॉगिन तो बेसिक स्टेप है। फिर डैशबोर्ड पर जाने के बाद उन्हें व्यू मेन्यू में जाकर अपनी सर्विस हिस्ट्री खोलनी होगी, क्योंकि वही तो करियर का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है ना। बिल्कुल सही। सर्विस हिस्ट्री में उन सभी कंपनियों की लिस्ट होती है, उनकी मेंबर आईडीज होती हैं और ज्वाइनिंग या एग्जिट की डेट्स होती हैं। यहीं पे पर्सन को उस गलत मेंबर आईडी को आइडेंटिफाई करना होता है। हाँ, और उसी गलत आईडी के सामने एक्शन कॉलम के नीचे एक नीले रंग का डी लिंक बटन दिया गया है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, ऑथेंटिकेशन का एक बहुत सेंसिटिव और लीगल फेज शुरू होता है। मतलब ये सिर्फ एक सिंपल क्लिक नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उस बटन पे क्लिक करते हैं तो सिस्टम उनसे वजह मांगता होगा। ड्रॉप डाउन मेनू से प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना पड़ता होगा कि आखिर वो इस आईडी को हटाना क्यों चाहते हैं। जैसे ऑफर मिला था पर ज्वाइन नहीं किया, या मैं तो इस कंपनी को जानता ही नहीं। हाँ, रीजन तो बताना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो आता है ना, वो पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है। क्या डिक्लेरेशन? कंसेंट होता है। ये टिक करके कोई भी डिजिटल रूप से सिस्टम को ये हलफनामा यानी एफिडेविट दे रहा है कि मैं ही असली अकाउंट होल्डर हूं और मैं पूरे होशो आवास में ये क्लेम कर रहा हूं कि इस आईडी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। बाप रे, ये तो किसी डिजिटल कोर्टरूम में अपना बयान दर्ज कराने जैसा हो गया। एकदम वैसे ही। और इस कंसेंट के बाद उनके आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का ओटीपी आएगा, राइट? उस ओटीपी को डालकर सबमिट करते ही स्क्रीन पर प्लीज वेट आता है और फिर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। बिल्कुल, मैसेज तो यही आता है। तो अब यहाँ पर ये पूरा सर्कुलर इम्पॉर्ट इंटरेस्टिंग मोड लेता है, क्योंकि बाहर से देखने पर तो लग रहा है कि भाई ओटीपी डाल दिया, काम हो गया। पर क्या सिर्फ 6 डिजिट्स डालने से एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमेशा के लिए मिट जाता है? क्या कहानी ओटीपी डालते ही खत्म? अरे नहीं, ओटीपी तो बस ताले में चाबी घुमाने जैसा है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली चक्रव्यूह तो ओटीपी सबमिट करने के बाद शुरू होता है। देखिए, फॉर्म सबमिट होने के बाद वो डिजिटल फाइल कहाँ जाएगी, ये पूरी तरह इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सो कॉल्ड गलत खाते में पैसों का लेन देन कितना हुआ है। यहीं से हम राउटिंग लॉजिक वाली टेक्निकल फेज में आते हैं। राउटिंग लॉजिक मतलब ये सिस्टम का अपना एक दिमाग है जो तय करता है कि फाइल किस टेबल पर जाएगी। इसको शायद इन लोगों ने अलग अलग केसेस में डिवाइड किया, राइट? हाँ, ईपीएफओ ने इसको एसेंशियली 2 मेन केसेस में बांटा है। सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं, जो सबसे सिंपल सिचुएशन है। अच्छा, उसमें क्या होता है? हाँ, अगर उस डिस्प्यूटेड आईडी में आज तक कोई भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन या जिसे ईसीआर कहते हैं वो जमा ही नहीं हुआ है और ना ही उस पर कोई क्लेम या ट्रांसफर की हिस्ट्री है, तो मामला तुरंत मेंबर पोर्टल के लेवल पर ही खत्म हो जाता है। आईडी फौरन डीलिंक हो जाती है। ओके, इसको अगर मैं फिर से अपने स्टाइल में समझाऊं तो ये हाईवे के टोल प्लाजा जैसा है। टोल प्लाजा,
कैसे? जैसे एक ऐसी खाली गाड़ी आ रही है जिसमें कोई माल नहीं है। अब क्योंकि अकाउंट में एक भी रुपया जमा नहीं हुआ, तो सिस्टम सोचता है ये तो डेटा का एक खाली डब्बा है, इसमें कोई फाइनेंशियल रिस्क तो है नहीं, तो बिना किसी से पूछे उस आईडी को ग्रीन चैनल से निकाल के डीलिंक कर देते हैं। इसमें माल भरा हुआ है। ओ, मतलब पैसे जमा हुए हैं। हाँ, अगर उस खाते में कभी भी पैसे आए हैं, यानी एम्प्लॉयर ने ई चालान फाइल किया है, तो रिस्क बढ़ जाता है, फ्रॉड का डर रहता है। ऐसी सिचुएशन में जो रिक्वेस्ट मेंबर ने डाली है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर यानी उस कंपनी के पोर्टल पर चली जाती है जहां का वो आईडी है। वैसे ये काफी लॉजिकल है। जिस कंपनी का नाम गलत जुड़ी है और उसने पैसे भी डाले हैं, तो जवाबदेही तो उसी कंपनी की बनती है ना। पर एक बात बताइए, हर केस में सेम अमाउंट या टाइम पीरियड तो नहीं होता होगा ना? इसमें भी तो वेरिएशंस होते होंगे। बिल्कुल होते हैं। इसीलिए केस 2 के अंदर इन लोगों ने 3 सब केसेस बनाए हैं। अच्छा, पहला सब केस क्या है? पहला ये है कि अगर उस गलत आईडी में सिर्फ 2 महीने या उससे कम टाइम के लिए पैसे जमा हुए हैं और एम्प्लॉयर अपने पोर्टल पर उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है, तो बस प्रोसेस वहीं एम्प्लॉयर लेवल पर पूरा हो जाता है, आईडी हट जाएगी। सिर्फ 2 महीने वाली लिमिट क्यों रखी है इन लोगों ने? मैं सोच रही थी कि शायद सिस्टम ये मानकर चलता है कि नया एम्प्लॉई ज्वाइन करता है तो शुरू के 1-2 महीने में एचआर से कुछ गड़बड़ी हो सकती है, या फिर ट्रायल पीरियड में कोई नौकरी छोड़ दे तो पैसे चले जाते होंगे। हाँ, ऐसी मिस्टेक्स आम हैं शुरुआती महीनों में। पर अगर ये मिस्टेक 2 महीने से ज्यादा लंबी चली गई हो तो? वही हमारा दूसरा सब केस है, और यही सिस्टम की असल सख्ती दिखाता है। अगर 2 महीने से ज्यादा बार कंट्रीब्यूशन आया है, जैसे मान लीजिए 6 महीने या साल भर का पैसा जमा हो गया है, ओके, तो इस केस में भले ही एम्प्लॉयर उस रिक्वेस्ट को पोर्टल पर अप्रूव कर दे, मामला वहां खत्म नहीं होगा। सच में? हाँ, ज्यादा पैसा मतलब लंबा फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इसलिए अप्रूवल के बाद भी ये फाइल एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन के लिए सीधे ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस जाएगी। ओह, मतलब डाउट बढ़ जाता है। और मुझे लगता है एक तीसरी कंडीशन भी तो हो सकती है ना, कि एम्प्लॉयर पोर्टल पर जाए और सीधे मना कर दे कि नहीं भाई, ये आदमी यहाँ काम करता था, पैसे सही जमा हुए हैं, ये रिक्वेस्ट गलत है। फिर क्या होता है? बहुत सही पॉइंट उठाया। वही हमारा तीसरा सब केस है। अगर एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है तो भी केस क्लोज नहीं होता। वो रिजेक्टेड रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली फील्ड ऑफिस की टेबल पर चली जाती है। वहां पर ईपीएफओ का ऑफिसर ही फाइनल फैसला करेगा। तो इस पूरी राउटिंग का बॉटम लाइन ये हुआ कि सिस्टम आंख बंद करके डिलीट नहीं करता। जहां थोड़ा सा भी पैसे का रिस्क या झगड़ा दिखा, सिस्टम एक अलार्म बजा देता है और एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांगता है। काफी अच्छा फ्रॉड फिल्टर है। बिल्कुल सेफ्टी शील्ड है एक तरह से। अब जब फाइल एम्प्लॉयर या ईपीएफओ फील्ड ऑफिस के पास चली ही गई है, तो हमें ये भी समझना होगा कि वो लोग आखिर चेक क्या करते हैं। बिना एविडेंस के तो अप्रूव नहीं करते होंगे। हाँ, मान लीजिए फाइल एम्प्लॉयर के पास आई, तो एक एचआर को करना क्या होता है? बस एक येस या नो पे टिक करना होता है? नहीं, इतना आसान नहीं है। एम्प्लॉयर को अपने पोर्टल पर डी लिंक मेंबर आईडी वाले सेक्शन में जाना होता है। वहां उन्हें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, व्यू कॉन्ट्रीब्यूशंस और व्यू क्लेम्स। अच्छा, व्यू कॉन्ट्रीब्यूशन से उन्हें कंफर्म करना होता है कि क्या वाकई इस एम्प्लॉय का कोई शेयर जमा हुआ था, और व्यू क्लेम से वो देखते हैं कि इस आईडी से कभी फॉर्म 32 यानी एडवांस वगैरह निकालने की कोशिश तो नहीं हुई। मतलब उन्हें पूरा पास्ट रिकॉर्ड क्रॉस चेक करना पड़ता है। पर चेक करने के बाद उन्हें अप्रूव कैसे करना होता है? जब वो प्रॉपर्ली सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब उन्हें एक टेक्स्ट बॉक्स में अपना रिमार्क यानी टिप्पणी लिखनी पड़ती है। ओह, तो विदाउट रिमार्क आप आगे नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल नहीं। उन्हें एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये एरर हुई क्यों थी, तभी वो अप्रूव या रिजेक्ट का बटन दबा सकते हैं। सही है। ये तो एम्प्लॉयर की बात हुई, लेकिन जहां मामला फील्ड ऑफिस जाता है यानी ईपीएफओ के दफ्तर में, तब क्या होता है? थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट कर रही हूँ, पर लोग सोचते हैं कि सरकारी दफ्तर मतलब फाइल इधर से उधर घूमेगी, डीए और सुपरवाइजर के बीच ये जो रेड टेप होता है, क्या सच में इसकी जरूरत है या इसके पीछे कोई सॉलिड सिक्योरिटी रीजन है? मैं क्लियर कर दूं, ये रेड टेप या बाबूधम बिल्कुल नहीं है। फील्ड ऑफिस में एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड बनाई गई है ताकि एक ही ऑफिसर के पास सारी पावर ना आ जाए। फ्रॉड रोकने का ये बेस्ट तरीका है। तो फ्लो कैसे काम करता है वहां? सबसे पहले फाइल जाती है डीए कंप्लायंस यानी डीलिंग असिस्टेंट के पास। वो सारे डॉक्यूमेंट्स की एक्चुअल चेकिंग करता है और अपना रिकमेंडेशन लिखता है। फिर फाइल जाती है सेक्शन सुपरवाइजर के पास, जो डीए की रिपोर्ट को डबल चेक करता है। क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया वहां। हाँ, और फाइनली फाइनल अप्रूवल के लिए फाइल जाती है उस ऑफिस के हेड के पास, जैसे एपीएफसी या आरपीएफसी 2।
वही लोग हर एंगल देखकर फाइनल ऑर्डर पास करते हैं। मतलब ये एक 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम बन गया एग्जैक्टली जिससे कोई एक अकेला इंसान घपला नहीं कर सकता। एग्जैक्टली पर पता है इस पूरी प्रक्रिया में ना 2 ऐसी वार्निंग्स हैं जिनके बिना हम इस सर्कुलर को पूरा नहीं समझ सकते, और इसमें से पहली वार्निंग बहुत क्लियर है, नो रिवर्स गियर। हाँ, एक बार डीलिंक हुआ तो वापस जुड़ना नामुमकिन है। बिल्कुल, एक बार कोई मेंबर आईडी यूएएन से अलग हो गई तो वो परमानेंट कट जाती है। आप बाद में आकर ये नहीं बोल सकते कि गलती हो गई, उसको वापस जोड़ दो। ये डिसीजन पत्थर की लकीर है। सही बात है। और जो दूसरी सबसे खतरनाक वार्निंग है ना, वही असल में एक्सप्लेन करती है कि ईपीएफओ ने इतना लंबा प्रोसेस बनाया क्यों है। और वो वार्निंग है फॉर फीचर ऑफ फंड्स, यानी पैसों की जब्ती। पैसों की जब्ती, ये सुनने में थोड़ा प्यूनिटिव और डरावना लग रहा है। आखिर इसके पीछे इनका लॉजिक क्या है? देखिए, अगर आप इसे मैक्रो लेवल पर देखें तो ये फ्रॉड रोकने का ब्रह्मास्त्र है। जब कोई एम्प्लॉय पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी के थ्रू ये लीगली डिक्लेयर करता है कि ये कंपनी मेरी नहीं है, मैंने यहाँ काम नहीं किया, तो बेसिकली वो उस खाते के सभी राइट्स छोड़ रहा होता है। ओके, लॉजिकल है। तो रूल कहता है कि जैसे ही आईडी डीलिंक होगी, उस अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा था वो पूरा का पूरा फॉरफिट यानी जब्त कर लिया जाएगा। बाप रे। हाँ, ये इसलिए किया गया ताकि कोई सिस्टम के साथ चालाकी ना कर सके। कोई ये स्टैंड नहीं ले सकता कि देखो मेरी हिस्ट्री से तो कंपनी का नाम हटा दो, लेकिन जो उसमें पैसा जमा है वो मेरे बैंक में डाल दो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वाओ, मतलब ये उन लोगों के लिए चेकमेट है जो शायद 2 जगह एक साथ काम कर रहे हों, यानी ड्यूल एम्प्लॉयमेंट, या फिर टैक्स बचाने के चक्कर में अपना ही पुराना पीएफ अकाउंट हाइड करना चाहते हो। सिस्टम साफ कहता है अगर आईडी आपकी नहीं है तो पैसा भी आपका नहीं है। फेयर इनफ। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट वही है। ये पूरा प्रोसेस, चाहे वो पोर्टल के वो 3 वैलिडेशंस हो, या एम्प्लॉयर की चेकिंग हो, या ईपीएफओ ऑफिस का 3 टियर ऑडिट हो, सुनने में लंबा लगता है, पर इसका मेन एम भारत के करोड़ों कर्मचारियों का डेटा 100% एक्यूरेट रखना है। और डेटा एक्यूरेट होने का सीधा सा कनेक्शन है फ्यूचर की शांति से। कल को जब किसी को अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पीएफ निकालना हो या बुढ़ापे में बिना रुकावट पेंशन शुरू करनी हो, तो उसे उन सरकारी दफ्तरों में लाइन ना लगानी पड़े। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को रैप अप करते हुए मैं यही कहूंगी कि ईपीएफओ का ये जो सर्कुलर है, ये सर्विस हिस्ट्री को क्लीन रखने के लिए एक बहुत सेफ और बढ़िया स्टेप है। और हाँ, हम सब के लिए एक रिमाइंडर भी है कि भाई कभी-कभी अपना पीएफ पोर्टल लॉगिन करके हिस्ट्री चेक कर लेनी चाहिए। हाँ, अवेयरनेस ही सबसे बड़ा बचाव है एक्चुअली। लेकिन देखिए, इस चर्चा को हम ऐसे ही नहीं बंद कर सकते। एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में घूम रहा है जो किसी को भी सोचना चाहिए। ओ, कैसा सवाल? अभी हमने बात की ना कि जब आईडी डीलिंक होती है तो उस लावारिस अकाउंट का सारा पैसा फोरफीट यानी जब्त हो जाता है। हाँ, वही रूल ऑफ फोरफीचर। तो सवाल ये है, ईपीएफओ जैसे इतने बड़े इकोसिस्टम में जहां साल भर में हजारों करोड़ों रुपए इधर-उधर होते हैं, ये जब्त किया हुआ लावारिस पैसा आखिर जाता कहां है? अरे हाँ, ये तो सच में एक मिस्ट्री है। मतलब इतना सारा पैसा अचानक हवा में तो गायब नहीं हो सकता ना। क्या वो पैसा किसी जनरल पूल में चला जाता है जहां से बाकी एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट मिलता है, या फिर सरकार उस पैसे को किसी और वेलफेयर स्कीम में यूज करती है, जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए या लावारिस खाता मैनेजमेंट के लिए? जब इतने बड़े पैमाने पर फंड लावारिस छोड़ते हैं तो एंड में वो किसके पास जाते हैं? ये इस सिस्टम का एक अलग ही टेक्निकल एस्पेक्ट है। क्या बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो लिसनर्स के दिमाग में पक्का काफी टाइम तक गूंजेगा। एक इंसान का छोड़ा हुआ पैसा कैसे देश के मैक्रो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब भी कोई अपनी पीएफ हिस्ट्री चेक करे तो इस बारे में जरूर सोचें। तो इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और थोड़ा अवेयर रहिए।